हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में कोविड-19 अपने चरम पर है। विशेषकर मैं बात करूं बच्चों अपने लोकल एरिया की, तो आप देख रहे होंगे कि दिन ब दिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मार्केट में भी आपने सुना होगा कि बहुत सी जो चर्चित का मतलब जिन जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसे दुकानें या मार्केट में लोग या आपके आस पड़ोस में गांव में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों कि इस समय अपने लोकल एरिया में तो ये बीमारी चरम की ओर बढ़ रही है, मतलब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने घर से बाहर ना निकलें, तब निकलें जब बहुत आवश्यक कार्य हो, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क ना हो N95 हो, ये जरूरी नहीं है। एक साधारण कपड़ा उसको डबल ट्रिपल करके भी आप मुंह पर ढंग से अच्छे से बांध कर निकलें। हाथों को साबुन से बार बार धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें जितना हो सके। घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, वो घर से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है जल्दी गिरफ्त में लेती है बच्चों ये एज्ड व्यक्ति को, या फिर जिसमें पहले से कोई बीमार हो, जैसे मान लो किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये पहले गिरफ्त में लेती है। फिर भी सभी लोग इससे बच के रहें, ठीक है ना। तो बच्चों, जहाँ लोग अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं, अन्य कार्यों में वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन BDS और GIS की संयुक्त पहल से जो टीचिंग एक्सपर्ट चैनल चलाया जा रहा है बच्चों, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप जुड़ें, अपने परिचितों को जोड़ें, ताकि उनका भी लॉस होने से बच पाए, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम टाइम अपनी पढ़ाई में लगाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। आज इस वीडियो में पिछले टर्न पर आपने देखा था कि मैं इस चैप्टर नंबर 7 को थ्योरेटिकली फिनिश कर चुका था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन की। क्लियर है? तो अब अपना लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए। बाकी वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, एक बात और, जब आप टीचिंग एक्सपर्ट सर्च करते हो तो उसी के साथ में एक चैनल और खुलता है, नीचे ध्यान से देखना, GIS कठूमर। क्या नाम बच्चों? GIS कठूमर सर्च कर लेना। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर इंग्लिश की वीडियोज अपलोड की जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। बुक निकालिए और बुक में आप निकालिए पेज नंबर 172। पहले बच्चों मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। सब बुक निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर बच्चों, एक तो रफ कॉपी लेके जरूर बैठे, साथ में रफ कॉपी, पेन और अपना जो भी नोट्स वगैरह है जिसमें आप लिखते हो। अच्छा, क्वेश्चन का तो आप ऐसा क्या करो, रफ कॉपी लेके बैठिए। क्वेश्चन में बोलूंगा, आप फटाफट आप ट्राई करेंगे रफ्तार में, फिर मैं बताऊंगा उसे लिख लेंगे, और वीडियो खत्म होने के बाद आप उनको फेयर कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, ठीक है ना। 2 बार हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िए किताब में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, वापस से पूरा पढ़ने वाले ढंग से। किसी को छूट भी गया है तो यहां पूरा समझेंगे हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि जो आवेश है वो एक समान गति कर रहा है। आवेश एक समान गति कर रहा है तो वो कौन कौन से क्षेत्र बनाता है बच्चों। ये तो हमने जिस दिन फिजिक्स स्टार्ट की थी उसी दिन बहुत ढंग से पढ़ा था कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा, याद आया पहला पन्ना, तो विद्युत क्षेत्र बनाएगा। समरूप गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और असमरूप गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनाएगा। यहां बच्चों बात करवा रहा है समान गति की, तो हमारा आंसर होगा कि आवेश समान, या ऐसा कहो एक समान गति से गतिशील आवेश
जो हमारा आवेश है, जो चार्ज है बच्चों, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ गति कर रहा है। एक समान गति से गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र बनाएगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र तथा दूसरा क्षेत्र कौन सा होगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। आप शॉर्ट में लिख लेंगे इसका आंसर, और फिर जब फेयर में लिखोगे तो बच्चों आंसर बनाना भी सीखना है हमें साथ साथ। तो अब ये क्लियर है कि जब समरूप गति कर रहा है, बस रफ में आपको क्या लिखना है, 1 नंबर डाल के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। फिर जब आप नोट्स लिखने बैठो तो किताब की सहायता से नोट्स लिखेंगे। किताब में क्वेश्चन पढ़ा और आंसर को उसमें ऐड किया। किताब में क्वेश्चन था कि एक आवेश समान रूप से गति कर रहा है तो किन क्षेत्रों का निर्माण करेगा? तो मैंने कहा कि जब आवेश समान गति कर रहा है, एक जैसा चल रहा है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है बच्चों, तो निर्माण करेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, और पढ़िए इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? कि एक लंबे और सीधे तार से, एक लंबे और सीधे तार की बात करवा रहा है। कहने का मतलब जो तार है बच्चों वो अनंत लंबाई का है। एक सीधे और लंबे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र है V। जो तार है सीधा और लंबा, उससे अगर मैं r दूरी की बात करूं तो क्षेत्र बच्चों कितना है? B। बोल रहा है कि धारा को तो नियत रखें और दूरी कर दें आधी, r/2 बोल रहा है, तो नया क्षेत्र कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखो, एक बार तो आप खुद ट्राई करके देख लें। स्क्रीन पॉज की और रफ लेके बैठे हो ना आप, तो आप जल्दी से ट्राई करके देखा करो जितना आपके दिमाग में आए। और उम्मीद है आपने पहले भी क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बोल दिया था कि आपको क्वेश्चंस करके आने हैं। देखिए बच्चों, मैं कराता हूं। आपने जो तार लिया है वो है लंबा धारावाही चालक। कौन सा है बच्चों? लंबा धारावाही चालक। और जब बच्चों आप लंबे धारावाही चालक की बात करते हो तो जो फील्ड का सूत्र होगा वो होगा बच्चों μ0I/2πr। जो लंबा और सीधा तार होता है, अनंत लंबाई का जो तार होता है, उसकी वजह से जो फील्ड का सूत्र होगा वो कितना आएगा बच्चों? μ0I/2πr। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, μ0 ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आप जानते हो, 4π × 10⁻⁷। 2π ऑलरेडी कांस्टेंट है। और प्रश्न में बच्चों करंट को, प्रश्न बोल रहा है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, कि I कैसा है? कांस्टेंट। करंट कैसा है बच्चों? कांस्टेंट। μ0 कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट। तो अब तो अंधे को भी दिख रहा होगा कि V व्युत्क्रमानुपाती है R के। जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर डिस्टेंस दुगनी करूंगा तो फील्ड आधा होगा, और डिस्टेंस आधी करूंगा तो फील्ड कितना आएगा? दुगना। इतना लिखने के बाद आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे? कि अतः, इसी के नीचे क्या पूरा लिख दो कि चूंकि नियत धारा के लिए, ढंग से लिखो, लिखना है तो नियत, अगर धारा नियत है के लिए चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहूं बच्चों? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप नियत धारा की बात करते हो तो जो चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः दूरी आधी करने पर, r/2 बोला है ना आपने, दूरी आधी करने पर चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों मुझे तो उल्टा आंसर देना होगा व्युत्क्रमानुपाती की वजह से, और 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2। चुंबकीय क्षेत्र 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब सवाल में क्या बोला गया बच्चों? पहले वो B था, तो नई स्थिति में या B' बोल दूं बच्चों इसको, वो हो जाएगा 2B। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आ गया होगा।
मैंने धारावाही चालक की बात की है और धारावाही चालक के लिए जो सूत्र आता है बच्चों वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अच्छा ये सूत्र कहां से आया वो तो आपको याद होगा कि मैं एक तार लेता था एक्स वाई अनंत, समझेंगे पूरी कहानी, मुझे पता है आपको आता है फिर भी आप देखेंगे बच्चों। एक्स वाई अनंत लंबाई का तार था जिसमें करंट बच्चों कितना बह रहा था आई, मध्य बिंदु ओ से आपने आर दूरी पर बिंदु पी लिया जहां चुंबक क्षेत्र की बात की। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बच्चों आप बंद पृष्ठ की कल्पना करते थे, यहां एक अल्पांश डीएल भी लेते थे जिस पर बी वेक्टर और बोलते रहो मनी मन में बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक ही दिशा में था। थीटा की वैल्यू आप 0 जमाया करते थे। फिर आपने एम्पियर का नियम लगाया था बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। जब बच्चों आप डॉट को खोलोगे अगले स्टेप में तो आप लिखोगे बी डी एल कॉस थीटा, म्यू नॉट सिग्मा आई का मान आई हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1। फिर आप बी को कहां निकाल लोगे बाहर और इंटीग्रेशन डीएल कितना आएगा 2πr म्यू नॉट आई, और बी निकालने के लिए 2πr कहां आ जाएगा नीचे। तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी ढंग से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करते आए हो जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। देखिएगा ध्यान से बोर्ड पर सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पढ़िए कि एक धारावाही कुंडली है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है V0। धारावाही कुंडली है जिसके केंद्र पर क्षेत्र कितना है बच्चों V0 और अक्ष पर त्रिज्या के बराबर दूरी पर, मतलब x बराबर कैपिटल R पर, अक्ष पर त्रिज्या के बराबर दूरी पर क्षेत्र कितना है B। तो आपको बच्चों B बटे B नॉट का अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान से सब बोर्ड पर देखेंगे, आप चाहो तो आप ट्राई करना, और आपने ट्राई किया भी होगा ऐसी बात नहीं है क्योंकि मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है। अगर बच्चों बात करूं मैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली की चर्चा बच्चों किसकी की जाए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली। आपको बायो सावर्ट नियम याद आ गया होगा, और बायो सावर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग क्या था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों इसने कहा है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसने बी नॉट माना है बच्चों, बी नॉट। और मेरे हिसाब से जो वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र का सूत्र कितना रटाया है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r व्यास। नहीं आया समझ भाई आपको, तार में क्या याद करवाया है मैंने, म्यू नॉट आई बटे 2πr। और वृत्ताकार कुंडली में क्या याद करो, जिनको याद नहीं है बच्चों वो याद करें, क्योंकि अगर आपको सूत्र ही याद नहीं होंगे तो आप बहुत कमजोर रह जाओगे बच्चों। तो केंद्र का जो सूत्र है वो कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्या है बच्चों, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये केंद्र की बात हुई। अब बात करें बच्चों अक्ष पर, इसी कुंडली के अक्ष पर, तो बच्चों इसका दूसरा अनुप्रयोग था, ये आपको याद हो तो, अक्ष पर इसने बी बोला है और हमारे हिसाब से अक्ष कितना होता है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। याद करो कहानी बच्चों, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो मुझे पता है आधे से बच्चों के तो तोते उड़ गए होंगे क्योंकि उनको फॉर्मूले ही याद नहीं है। तो बच्चों फॉर्मूले याद नहीं है तो मास्टर जी कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं आपको 2-2 बूंद पिला दूं और आप सारे फॉर्मूले रट लो, असंभव। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा जिस बच्चे ने किया होगा, मैंने कहा था कि जैसे ही फॉर्मूला आ जाए पन्ने पर चिपका कर, दीवार पर चिपका दीजिए, पन्ने पर लिखकर, कहा था
ऐसा अगर आप कर रहे हो, रोज उस फॉर्मूले को दिन में 2-4 बार जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो एक बार नजर जरूर घुमाएं उस पर। अच्छा ऐसा ऐसा है, धीरे 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 आने, ये जो अपने पिछले 10-12 दिन पहले मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई थी, तो उम्मीद है 100% हट गया होगा। पर जो 1.5 सियाना बनेगा उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं। भाई जो टीचर की बात मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ाना है, या मैं कोई पागल नहीं हो गया हूं जो आपको व्यर्थ में सारी मेहनत करवा रहा हूं, है ना। तो जो बच्चा टीचर को फॉलो करेगा नंबर उसी बच्चे के आएंगे, यह बात आप याद रखें। मुझे पता है आधे से बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं है, और जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। फॉर्मूला याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता भाई, याद करना मतलब याद करना। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की बात कर रहा हूं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र V0 है μ0 NI/2R, μ0 NI/2R। और अक्ष का सूत्र क्या है बच्चों, V = μ0 NIR² x² प्लस R² की पावर 3/2। फिजिकल मतलब में आपको पता होगा x क्या है, अक्ष पर दूरी, केंद्र से अक्ष पर दूरी। और प्रश्न में कह रहा है कि जो अक्ष पर दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, तो x बराबर कैपिटल R रखने पर, x की वैल्यू आप त्रिज्या के बराबर मतलब दूरी कैपिटल R रखोगे, त्रिज्या R तो है, देन V = μ0 IR²/2। बच्चों x की वैल्यू आप R जमा के देखे दिमाग में जल्दी से, मैं शॉर्ट में कराऊंगा इसको। तो बच्चों x की वैल्यू R जमाओगे तो ये R² और ये R² पहले से बैठा हुआ है, तो कोष्टक में बच्चों 2R² आपको दिखेगा। दिमाग लगाइएगा, कोष्टक में बच्चों क्या दिखेगा आपको, 2R²। क्या दिखेगा बच्चों, 2R²। और 2R² की पावर 3/2 का मतलब होता है 1.5। 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 का मतलब होता है बच्चों एक तो पूरा और एक बार आधा। सोचिए आप, पावर 1.5 है ना, तो इस पावर 1.5 को मैं ऐसे लिख दूं, देखो x के आपने R जमाया तो R² प्लस R² बच्चों कितना आ गया, 2R²। और जो पावर 3/2 है, क्योंकि 3/2 तो मैं हल कर नहीं सकता ना, तो एक बार तो पावर 1 लगा दें और एक बार इसकी पावर लगा दें बच्चों आधी। जोड़ के देखो, जब भी आधार समान होता है घात जुड़ती है, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। इसी स्टेप को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो μ0 IR², बुद्धि का उपयोग करना बच्चों, ध्यान से देखो, 2 × 2 कितना आ गया, 4, पावर 1 का तो मतलब है ही नहीं है, और ये 2 है तो बच्चों यहां से √2 बाहर आएगा, मतलब ये आएगा 4√2, 2 × 2 4 √2। R² तो यहां से है ही है, आप चाहो तो इस R² को इस R² से कैंसिल कर दो बच्चों, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ μ0 I बचेगा। और ध्यान से देखना नीचे, जब भी डबल पावर होती है मल्टीप्लाई होती है, R की पावर 2 की पावर 1/2, तो 2 × 1/2 1, तो मुझे नीचे दिखेगा बच्चों R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं आई। केंद्र का तो आपको डायरेक्ट याद है ही है, मुझे बच्चों अक्ष का भी याद था, मुझे था, आपका पता नहीं है। और मैंने इसने कहा त्रिज्या के बराबर दूरी, x की वैल्यू R जमा करके इस तरीके से सॉल्व किया। सॉल्व करना भी अपने आप में एक यूनिक तरीका है। अब कह रहा है बच्चों B/V0, क्वेश्चन में क्या पूछा है, B/V0, तो 2 में 1 का भाग दें। अगर इसने V0/B पूछा होता तो मैं 1 में 2 का भाग देता, और यहां बच्चों B/V0 है, तो समीकरण नंबर 2 में मैं भाग दूं समीकरण नंबर 1 का, LHS में LHS का, तो B/V0, और RHS में RHS का μ0 I/4√2R, और B0 का भाग दूंगा तो क्या उल्टा हो जाएगा बच्चों, 2R/μ0। अच्छा, फेरे की कोई चर्चा नहीं की, तो आप एक फेरा मान के चलें, कितना आएगा यहां पर I। देखो μ0 I से μ0 I कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 2 से और कटेगा बच्चों, तो जो B/V0 आना है वो आएगा 1/2√2। कितना आएगा बच्चों, 1/2√2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के कॉन्टरव्यू से 2 नंबर का आ जाए तो मजे हो जाएंगे, ये मान लो। पर बच्चों इस फॉर्मूले को केवल वही बच्चा कर सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या लगी मुझे, एक तो अक्ष का सूत्र याद आ जाए, और एक इस तरीके से जो कैलकुलेट करेगा वो तो इसको बड़ा इजी सॉल्व कर देगा। नोट करिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग क्या है। हेल्म, जल्दी से आंसर बोलिए। होल्ट्ज कुंडली का बच्चों उपयोग क्या है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहां पर काम में ली जाती हैं। तो बच्चों कल लास्ट टर्न पर मैंने आपको क्योंकि मुझे पढ़ाना तो ये पहले चाहिए था लेकिन ये दिन टाइम का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया था, इसलिए मैंने आपको एक कल की वीडियो में बिल्कुल लास्ट में पढ़ाया है। आपको एक बार हल्का हल्का इसके बारे में बता दूं कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां दो कुंडलियों का समूह है बच्चों। त्रिज्या बराबर, धारा का मान बराबर, धारा की दिशा बिल्कुल एक जैसी होगी, तल दोनों के समांतर होंगे और दोनों एक ही अक्ष के ऊपर होंगी और बच्चों बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर। याद होगी सारी कहानी। और इसका उपयोग था बच्चों समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। जो इसका मेन यूज है हेल्महोल्ट्ज कुंडली का, आप याद करो बच्चों, इसके अंदर जो क्षेत्र बनता है ना वो किसी एक कुंडली के कारण केंद्र पर बनने वाले क्षेत्र का 1.44 गुना बताया था। तो बस हमारा क्वेश्चन तो इतना सा है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली का उपयोग क्या है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नोट करो, चलो जल्दी से, जल्दी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन 5वां मैं आपको करा चुका हूं, फिर भी आप एक बार वापस देखें। क्वेश्चन सब पढ़ लें भाई, जल्दी से सब क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो कुंडलियां हैं भाई, बिल्कुल एक जैसी समान धारा बह रही है, रखी कैसे हैं कि उनके तल लंबवत हों। बच्चों तल लंबवत से मेरा मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल्स एक रखी हुई है ऐसे, ये मतलब ऐसे जैसे मेरा हाथ रखा हुआ है, इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से, ठीक है ना। इसकी में जब करंट वरंट फ्लो करोगे तो फील्ड अक्ष के अनुदिश बनेगा, इसका अक्ष इस तरीके से है। और दूसरी कुंडली बच्चों ऐसे रख दो लंबवत आपस में, और दोनों कुंडलियां जो रखी हुई हैं ना उनके केंद्र संपाती हैं। तो इस कुंडली का जो फील्ड है बच्चों वो इधर बनेगा, इसने कहा है कि केंद्र पर फील्ड बी है, और जो नीचे वाली कुंडली है इसका फील्ड बनेगा बच्चों ऊपर। डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक के अंदर एक फंसी हुई है सेंटर पे, तो दोनों 90 डिग्री पर बना रहे हैं। परिणामी अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करता हूं बी डैश मान लो, तो वैसे उसका सूत्र है सदिश राशियों का, सदिश योग का, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। अगर वैल्यूज पुट की जाए b1 और b2 दोनों की वैल्यू v है, तो ये बच्चों b स्क्वायर, ये भी बच्चों b स्क्वायर, 2b स्क्वायर cos 90, cos 90 जीरो होता है तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा बच्चों। तो b डैश इक्वल टू रूट ऑफ 2b स्क्वायर, तो जो b डैश आएगा बच्चों वो आएगा रूट 2b। यानी कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है ना वो किसी एक कुंडली के केंद्र पर जो क्षेत्र बन रहा है उसका अंडर रूट 2 गुना है। जल्दी से आप नोट करिए, छोटा सा क्वेश्चन है, सदिश योग पर आधारित एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं बच्चों। ले लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आप नोट कर लेना। बात करूं बच्चों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की पढ़िए क्या कह रहा है। समान वेग से, वेग कांस्टेंट है, मैं साथ में डाटा भी लिखता हूं, वेग कांस्टेंट, समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित, थीटा 90 डिग्री है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, तो सर्वाधिक बल किस पर लगेगा, F का मान मैक्सिमम किसके लिए होगा। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, -1 E0, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 1H1, तीसरा ऑप्शन है 2He4,
और चौथा ऑप्शन है 3Li7। देखिए बच्चों, अगर मैं चर्चा करूं चुंबकीय बल की, दिमाग लगाना ध्यान से, अगर बच्चों हम बात करें चुंबकीय बल की, तो चुंबकीय बल का मैंने आपको सूत्र पढ़ाया है कि जब भी कोई आवेश, ये बच्चों सभी आवेश हैं, कैसे पता चलता है कि सर ये आवेश हैं, नीचे अगर 0 होता तो ये आवेश ना होते, नीचे कोई ना कोई संख्या है, इसका मतलब ये आवेश है, सीधी सी गणित है। चुंबकीय बल का सूत्र होता है बच्चों QBV sin थीटा, QBV sin थीटा। पर्टिकुलर कंडीशन की बात करूं तो कोण कितना है बच्चों, 90 डिग्री। अगर इसमें थीटा की वैल्यू 90 जमा दी जाए तो जो बल बचेगा वो कितना बचेगा, QBV। बल कितना बचेगा बच्चों, QBV। अब चर्चा करते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र सभी कणों के लिए एक जैसा है, तो अधिकतम न्यूनतम में B का तो कोई इफेक्ट रहेगा ही नहीं। सोचिए, जब ये चारों कण अलग अलग क्षेत्रों में गए, चुंबकीय क्षेत्र सबका एक जैसा है, वेग बच्चों सबका एक जैसा है, समान वेग बोला गया है, कांस्टेंट है, तो जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। मतलब जिस कण का आवेश ज्यादा होगा उस पर बल ज्यादा लगेगा, और जिसका आवेश कम होगा उस पर बल कम लगेगा। तो मैं अगर बात करूं ना बच्चों आवेश की, तो इसका 1, 1, 2 और 3, तो सर्वाधिक आवेश यहां दिख रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक तरीके से, ठीक है। तो मैक्सिमम बल कहां होगा बच्चों, 3Li7 पर। कहानी समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से बोर्ड पे देखें बच्चों, दोबारा देखिए बच्चों, 4-5 कण दिए गए हैं, ये कण समान वेग से 90 डिग्री पर प्रवेश कर रहे हैं, बल कहां मैक्सिमम है ये पूछ रहा है। तो हमने बात की है बच्चों चुंबकीय बल की। चुंबकीय बल का सूत्र होता है QBV sin थीटा। थीटा की वैल्यू 90 है, साइन की वैल्यू बना गई तो बल का सूत्र रह गया भाई साहब QBV। अब इसमें देखिए फील्ड सबके लिए कांस्टेंट है, वेग सबके लिए कांस्टेंट है, तो F समानुपाती होगा Q के। बल जो है आवेश के समानुपाती होगा। बल कैसा पूछा गया है, मैक्सिमम, तो आवेश सबसे बड़ा होना चाहिए, और सबसे बड़ा आवेश बच्चों मुझे यहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नोट करिए जल्दी से, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चनों में से है जिन पर बच्चे अक्सर अटकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे हम, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर डाउट लेके आते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 7 समझा दीजिए, तो समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़े ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ डाटा बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है। पढ़िए, एक विद्युत मेंस के सप्लाई के तारों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बच्चों घरों में जो सप्लाई आती है, खंभों पर तार लगा होता है, हालांकि आजकल तो दोनों तार लपेटे लेकर के बना दिए गए, एक तार के ऊपर कवर चढ़ा करके। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े खंभे हैं उनमें 2 तार चलते हैं ना, तो ये जो 2 तार हैं विद्युत सप्लाई के, जो तार हैं 2 तार, अरे 2 तार आते दिमाग में समझ में आ गया होगा, 2 सीधे धारावाही तारों के मध्य बल लगता है ना, F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 बटे 2πD या 2πR, जो भी डिस्टेंस लूंगा उसका सवाल है। तो बच्चों इन तारों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो है 12 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आगे पढ़ते हैं। एक विद्युत मेन सप्लाई के तारों के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ये तार प्रति एकांक लंबाई पर, ये तार प्रति एकांक लंबाई पर 4 mg भार अनुभव करते हैं। ये क्या चीज है साहब, 4 mg भार अनुभव करते हैं, तो दोनों में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, दोनों तारों में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। देखिए बच्चों मैं समझाऊं, देखिए जो बीच की दूरी है उसको बच्चों R मान लें सपोज, ये तो है 12 सेंटीमीटर, तुरंत आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। अब बोल रहा है प्रति एकांक लंबाई का भार, भार क्या होता है, भार एक तरीके से बल है बच्चों, mg, क्या बल है, mg। तो आपको एक तरीके से F/L दिया है, बुद्धि का उपयोग करेंगे बच्चों हम, या मैं चाहता तो इसको M/L भी कह सकता था, वजन दिया हुआ है, आप F/L मानिए थोड़ी देर के लिए। कितना mg दिया हुआ है, कहां गया ढूंढिए,
4 mg, देखो देखो ध्यान से, 4 m का मतलब है यहां मिली, F बराबर mg वाला कंसेप्ट नहीं है ये बोल रहा है मिलीग्राम। mg का मतलब क्या है बच्चों, मिलीग्राम। तो पहले मिली को लात मार के बाहर निकाला, वो 10⁻³ छोड़ गया, तो मिली गया था, किस में बचेगा, ग्राम में। भाई जो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान वो आपको यूं सोचो कि 4 मिलीग्राम दिया है सर, तो 4 मिली को हटाऊंगा तो 10⁻³ ग्राम रह जाएगा बच्चों। हमें तो एम केस में चेंज करना है, तो ग्राम को हटाऊंगा तो अब ये किलोग्राम बन गया एम। 4 गुना 10⁻³ गुना 10⁻³ पर बच्चों मुझे तो बल की बात, मैंने तो बल की बात कर ली, और ये क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान बल में कन्वर्ट होगा F बराबर mg से। अब आप इसमें m की वैल्यू तो ये जमा ही देंगे, गुणा g 10 से और करना होगा। तो ये वाली कहानी आपको दे रखी है, ये समझ में आया कि नहीं आया ये देखो आप। तो इसको हटाओ सबको, सवाल में कंफ्यूजन कहां है, मैं दोबारा लिखता हूं बच्चों पूरी कहानी। दोनों तारों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसमें किसी भी बच्चे को टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा तो हमने गुरुजी बहुत पढ़ा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये तो हम याद रख लेंगे। पर जो आगे दिया है ना, इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। अब इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको m मान लो 4 मिलीग्राम को, तो 4 गुना 10⁻³ गुणा 10⁻³ फिर आपको g से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पर मुझे पता है बल की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने सीधा ही बल मान लिया एकांक, क्योंकि भार को हम बल भी कहते हैं बच्चों। 4 मिली और ग्राम समझ में आ रहा होगा, और g से गुणा करूंगा तो 10, और एक्चुअल में 9.8 होता है, मैंने 10 मान लिया। मात्रक भी लिखना चाहूं तो बच्चों N/मीटर बनेगा मेरा मात्रक। थोड़ा इसको सेट कर लें, सेट करने का मतलब एडजस्ट कर ले, कहीं कुछ और मत समझ जाना। 4 × 10⁻³ -3 प्लस का 1 माइनस का 5 N/मीटर। करंट बच्चों वो हमसे जानना चाह रहा है, और हमारा सूत्र कहता है कि साहब F/L होता है μ0 I1I2/2πr। फॉर्मूला तो बच्चों याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिजिक्स में गाड़ी नहीं चलेगी। चलिए सारे आंकड़े जमा दें। F/L की वैल्यू है भाई साहब 4 गुना 10⁻⁻5 बटे 1 इज इक्वल टू μ0 है 4π × 10⁻⁻7। I1 I है और I2 I है, तो I गुणा I बन गया भाई साहब I²। समान करंट बहता दोनों तारों में, ये थोड़ी है कि एक में अलग और एक में अलग, ऐसा नहीं होता भाई। 2πr, तो 2π और r कहाँ है ढूंढ लो, 12 गुना 10⁻⁻2। अब कुछ कुछ कटेगा क्या, कुछ कुछ नहीं बच्चों, बहुत कुछ कटेगा। पहले सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं नहीं चाहता कि आप फंस जाओ, बस गुना कर लो, आप टेंशन ना लो। देखो पाई ने पाई को लुढ़का दिया और ये इसने 2 को लुढ़का दिया, ऐसे मान लो आप। तो जब मैंने बस गुना किया बच्चों, तो मुझे यहां से देखा क्या 2 × 10⁻⁻7 × I², 2 गुणा 10⁻⁻7 गुणा I², और इस तरीके से गुणा करूं बच्चों तो 4 गुणा 10⁻⁻5 गुणा 12 गुणा 10⁻⁻2। बच्चों बात करूं अगर मैं I की, देखो 2 से 2 बार कट गया, लिख लो इसको क्या बचता है, 12 गुणा 2 कितना बचेगा बच्चों 24 गुणा 10⁻, देखो -7 से -5 और -2 -7 कट गए, तो I² की वैल्यू बच्चों मेरी नजर में तो बची 24। तो I इज इक्वल टू √24, और √24 को कैसे हल करें बच्चों, 25 होता तो 5 आता, 25 होता तो 5 आता, इसका आएगा 4.85 एम्पियर। कुछ खेल समझ में आया कि नहीं आया। सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बशर्ते बच्चे को ये स्टेप समझ में आ जाए। तो यहां आपके दिमाग की वो जो बत्ती है वो जल जानी चाहिए ना अच्छे से। मैंने पूरा लेवल ढंग से बत्ती बना दिया। ये वाला स्टेप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है।
बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि सिर्फ 4 mg क्या है, बहुत से तो 4 ही जमा देते हैं डायरेक्ट। तो बच्चों याद रखें 4 mg एकांक लंबाई का वजन था, बल में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा करना होगा। तो पहले 4, फिर मिली को भगाया, फिर ग्राम को भगाया और फिर 10 से गुणा किया, तब हमारा F/L। बार बार बोल रहा हूं बच्चों, मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहां आती है। 12 सेंटीमीटर में मुझे पता है किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये समझ में आ गया तो 2 तारों के बीच में अकेला सूत्र है और कोई सूत्र ही नहीं है फिजिक्स में। इसको सॉल्व कर लेना, आप अपने आप आंसर तक बच्चों पहुंच जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्लियर है? और वैसे भी आप लोग जीनियस हो, इसमें संदेह की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लो। नेक्स्ट, ठीक है, देखें अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, मजा आ जाएगा, मतलब तबीयत खुश हो जाएगी। सर ये आपका मानना है ना कि तबीयत खुश हो जाएगी। हमारे दिल पे हाथ रख के देखो क्या बीत रही है। तोते उड़ गए। संयम रखो भाई, संयम। चलिए भाई, आप लोग जब अगर विद्या देवी स्कूल या GIS से जुड़ चुके हो तो आपको टेंशन लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। आप एकदम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हो। 100% याद रखो इस बात को कि आप एकदम सुरक्षित हाथों में हो। आपको टीचर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कुछ कुटिल बुद्धि के जीव हैं आप में से, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ हैं 2-4, वो अपना भुगतान भुगत लेंगे भाई। टीचर में अगर आपको विश्वास नहीं है या टीचर के बाद आपको लगती पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहा है, उसे पता है कि इस टॉपिक को कैसे समझाना है। समझ रहे हो बात को? तो बेफिक्र बिंदास होकर के अपनी पढ़ाई करें। हर विषय में 100 नंबर का पढ़ाया जाएगा। अब आप कितना लिख पाते हो, बात यहां डिपेंड करेगी। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो लाइक कर दिया होगा ना सबने? बार बार कह रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान से देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। खूब स्लो पढ़ा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। टाइम लग जाए भले ही, टेंशन नहीं है, पर कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 8 बोल रहा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रोटॉन। बच्चों हमें एनर्जी दे रखी है कितनी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों इसका ऐसा यूनिट नहीं है ऊर्जा का, तो आपको कन्वर्ट करना होगा जूल में। और आप जल्दी से बताएं, बोल के देखें मन में कि हाउ कैन आई चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? बोलो जल्दी बोलो, मन में बोल के देखो। गुणा करना होगा 1.6 गुना 10 की घात -19 से बच्चों। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक प्रोटॉन, 10 की घात -4 टकला। और टकला आ गया भाई। चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात -4 टकला के चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करता है। लंबवत गति का मतलब है बच्चों, प्यारे बच्चों, थीटा 90 है। और थीटा 90 याद आते ही मुझे कंडीशन नंबर 2 की याद आती है। आगे बढ़िए। प्रोटॉन की साइक्लोट्रॉन में आवृत्ति रेडियन पर सेकंड में निकालिए। बच्चों रेडियन पर सेकंड में आवृत्ति चाहिए, और रेडियन पर सेकंड तो बच्चों ओमेगा का मात्रक होता है, मतलब आपको ओमेगा चाहिए। दिमाग लगाएं बच्चों। सिंपल आवृत्ति बोलता तो मैं इसको एफ भी लिख सकता था, क्योंकि एफ भी तो आवृत्ति है, पर उसका मात्रक याद करो चक्कर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, कुछ इस तरीके का होता है। इसने कहा, समझने वाली बात पहली तो यहीं पे है कि आवृत्ति ज्ञात करनी है इन रेडियन पर सेकंड। और बच्चों 11th क्लास में मैंने सिर्फ फोड़ फोड़ के आपको समझाया था कि रेडियन पर सेकंड ओमेगा होता है। 2π/t, ऊपर कोण मतलब रेडियन और नीचे टी समय मतलब सेकंड। रेडियन पर सेकंड तो ओमेगा होता है। अच्छा, मतलब हमें ओमेगा चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। अब बच्चों ओमेगा कैसे निकाला जाए? ओमेगा का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों आप लिखोगे कि सर हमने तो ओमेगा पढ़ा है 2π/t। हर एक बच्चे ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ाया ऐसा।
पर सर हमने टाइम पीरियड का भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। तो क्या भाई साहब क्यू वी ऊपर पहुंच जाएंगे? नहीं समझ में आया? 2 ने 2 को मारा, पाई ने पाई को मारा, तो जो ओमेगा बन के आया वो आया बच्चों क्यू वी अपॉन एम। कौन से कण की बात कर रहा है? कण का नाम क्या दिया है बच्चों? प्रोटॉन। क्या दिया है? प्रोटॉन। प्रोटॉन देते ही क्यू हाथ में है और एम हाथ में है, क्यू हाथ में है और एम हाथ में है। सवाल पैदा हुआ सर वी कहां से लाओगे? अरे वेग कहां से लाओगे? तो ये दे तो रखा है। एनर्जी बच्चों आप याद करो, काइनेटिक की तो होती है साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन में कण गति करता रहता है ना, तो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर। ये है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 गुना 10 की घात -19। यहां से आप v निकाल सकते हो बच्चों। v कैसे निकलेगा? 2 से ऊपर गुणा करना होगा, तो 2 गुणा 100 गुणा 16 गुणा 10 की घात -19 बटे m नीचे आएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.66, प्रोटॉन का सॉरी -27, इसका अंडर रूट। ये वेग निकाल लेंगे यहां से। मतलब बात को समझिए बच्चों, सवाल की कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। मैं अप्रोक्सीमेट आंसर लाने का प्रयास करता हूं। आपको जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, कोण दे रखा है, ओमेगा पूछ रहा है। आधे से बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता है कि सर ओमेगा क्यों पूछ रहा है। बच्चों मैंने मात्रक से पकड़ा इसको। मात्रक ने क्या कहा? रेडियन पर सेकंड, और रेडियन पर सेकंड तो ओमेगा होता है, मतलब मुझे ओमेगा चाहिए बच्चों। ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको 2 पाई बाई टी पढ़ाया है, टाइम पीरियड भी पढ़ाया है, सारे फॉर्मूले सेट किए तो मैं पहुंच गया ओमेगा है क्यू बी अपॉन एम। जब मैं मान जमाने लगा क्यू प्रोटॉन 1.6 10 टू द पावर -19, तो मुझे याद आई वी की। अरे वी तो है ही नहीं है, ये 1.67 10 टू द पावर -27। एम तो है ही नहीं है, तो एम कहां से लाएं? सॉरी वी कहां से लाएं? बी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इक्वल किया मैंने, जूल में कन्वर्ट किया, और ये सब करके मैं बी निकालने का प्रयास करूंगा यहां से। तो वी कितना आएगा बच्चों? पहला तो यही क्वेश्चन है। आप राउंड फिगर में इसको 1.6 ही रहने दो। पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा, देखना ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं बच्चों, तो क्या 10 की घात -1 से मल्टीप्लाई और कर सकता हूं क्या? अब देखो, 16 ने 16 को मारा, वाह क्या बात है, 16 ने 16 को मारा। अब पावर कितनी बचती है वो देखिएगा। यहां से -27 और -1 कितनी बची? -28। -28 ऊपर गई बच्चों, तो +28 हो गई, और +2 और बैठी हुई हैं, कितनी हो गई? +30, और +30 में से -19 गए, तो +11 बचती हैं बच्चों। अंडर रूट में 2 गुणा 10 की घात 11। अब 10 की घात 11 पावर सॉल्व होगी नहीं, तो आप इसको 20 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट। और जब आप इसको 20 मान लोगे बच्चों, तो 20 का रूट कितना आएगा? 4, 16 का 4, 25 का 5, लगभग बीच में। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं भाई, देखो 10 की घात 10 बचेगा, तो 10 की घात 5, अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी इतनी आएगी बच्चों। ये अपने आप में क्वेश्चन सा हो गया एक तरीके से। इस स्पीड को उठाकर अगर मैं यहां जमा दूं 4.5 गुना 10 की घात 5, तो ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। अप्रोक्सीमेट देख लें हम, तो अप्रोक्सीमेट देखते हैं 1.6 से लगभग कट गया। ओमेगा की जो वैल्यू है, मिस्टेक आएगी वैसे आंसर में, खैर 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -27 ऊपर गए, तो बच्चों प्लस के 27 और 5 32 32, और 32 में से जब आप 19 माइनस करोगे बच्चों, 32 में से जब -19 करोगे, तो ये आएगा 13 शायद। कुछ आंसर इसके इर्द गिर्द है क्या कोई सा? आप चेक करके देखना बच्चों। तो आंसर ओमेगा का, अरे भाई केक हो गया, 10 की घात 6 में दिख रहे हैं मुझे, तो 4.5 के आसपास संख्या, 5.6 ले लेंगे। 10 टू दी पावर 6 कैसे आया? कहीं मिस्टेक हुई क्या भाई? आप चेक करना जल्दी से। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया तो -19 है ना, 100 ठीक है। और m जो है वो 1.6 है। देखना भाई जरा कैलकुलेशन देखना, मुझे तो ठीक लग रहा है।
एक बार आप कैलकुलेट खुद करके देख लेना, आ जाए तो ठीक, अदरवाइज यही आंसर माना जाएगा। अप्रोक्सीमेट, काफी लंबा और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, खुद देख लेना एक आध क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए जल्दी इसको। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिक कर दें। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए हम और तुम मिलकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक जी प्रतिरोध का धारामापी से मुख्य धारा की 2% धारा पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक है, तो पार्श्व पथ का प्रतिरोध क्या होगा, संट निकालना है। यह क्या कहना चाह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। संट याद आया कि मैंने आपको एक हेडिंग पढ़ाई थी, अमीटर, मैं रिवाइज कराता हूं रफ्तार में। अमीटर बच्चों विद्युत धारा नापता है, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध यानी कि संट जोड़ दिया जाता है और संट का फॉर्मूला होता है IG/I - IG कैपिटल G। आपको भी इस तरीके से याद होना चाहिए। फिर बच्चों बात करें वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर विभव नापता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और वोल्टमीटर को धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध RH जोड़ा जाता है और RH का सूत्र है बच्चों B/IG - G। कहानी मुझे बताया इतना ढंग से याद नहीं होगा, लेकिन आप संभाल लोगे, ये भी विश्वास है। बात करते हैं बच्चों, एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध है भाई साहब G और इसके समांतर में आपने संट, नाम ही कितना अच्छा है इसका, है ना, संट। बोल रहा है जैसे करंट में बोलता था भाई बच्चों, यहां से आया I, तो पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए जितना जरूरत है IG इसमें से निकल गया और बचा हुआ कितना बचा हुआ बच्चों, I - IG ऊपर से निकल गया। कुछ कहानी समझ में आई क्या नहीं आई बताओ। धारामापी का प्रतिरोध कितना है बच्चों G, इसके समांतर क्रम में आपने एक अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ दिया जिसे देसी भाषा में संट कहते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा यानी कि जो IG है ना, वो बच्चों मुख्य धारा की 2% है। मुख्य धारा कौन है, I, और पूर्ण विक्षेप के लिए कितनी है, IG। सवाल की जो जान है, सवाल की जो जड़ है, वो बोल रहा है कि जो IG है ना, वो I का 2% है। ये समझ में आना चाहिए। अगर ये आ गया तो सवाल हो गया, ये समझिए। तो यहां जल जानी चाहिए आपके दिमाग की बत्ती। दोबारा सवाल पढ़ें आप। एक जी प्रतिरोध के धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए धारा है जो मुख्य मान की 2% होनी चाहिए। मुख्य धारा कितनी है, I, तो जो IG है वो I का 2% होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो और आपको संट निकालना है बच्चों। थोड़ा सॉल्व करें तो IG बराबर I का मतलब गुणा और 2% हटाने के लिए 100 का भाग दूंगा बच्चों। तो जो IG आया मेरे हिसाब से I/50 निकल करके आ गया। थोड़ी चर्चा कर लें अगर हम संट की, तो संट याद होगा कि भूल गए हो बच्चों, तो वोल्टेज ऑफ संट और वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर बराबर करके देखना, पुरानी बातें याद कर लीजिए। मुझे डायरेक्ट याद है IG/I - IG G। अब आप इसमें या तो IG की वैल्यू जमा दें या I की जमा दें। IG की जमाओगे 2 बार जमानी पड़ेगी, I की जमाओगे बच्चों एक ही बार से काम चल जाएगा। और आप जरा देखो यहां से I की वैल्यू आ रही है भाई साहब 50 IG। I की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 IG। इसको उठा के यहां पटक दो, IG 50 IG - IG G। तो S बराबर IG/50 - 1 49 IG। IG ने IG को मार दिया, सॉल्व कर लेना, G/49, खेल खत्म। बहुत अच्छा, बहुत शानदार और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम में आने की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहानी समझ में आई। और सवाल में जो समझने वाली बात थी बच्चों वो एक ही थी कि जो IG है वो मुख्य धारा यानी कि I का 2% है, 2% है। तो अपन 2% वाला लॉजिक लगाकर बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा सुंदर सा।
फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 देखिए ध्यान से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें बच्चों, और ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट ले लो इकट्ठे हो जाए एक साथ डिलीट कर दो, हमें गधों इनको लिखना भी है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसकी भी सुनो, गला फाड़ फाड़ के पुकार रहा है बेचारा। एक परिनालिका में आई विद्युत धारा प्रवाहित करने के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है। कहना यह चाह रहा है कि एक परिनालिका है जिसमें आपने आई करंट फ्लो किया और चुंबकीय क्षेत्र बी बन गया। बहुत अच्छी बात है। परिनालिका की लंबाई व फेरों की संख्या दुगनी करने पर, लंबाई भी दुगनी है और फेरे भी दुगने हैं, चुंबकीय क्षेत्र वही रहे, चुंबकीय क्षेत्र वही रहे, इसके लिए धारा में क्या परिवर्तन करना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का हम प्रयास करते हैं। बच्चों हमने ये मान ली हमारी परिनालिका, और क्या क्या मानते थे वो सब कुछ मान लो। लंबाई कितनी मान ली L, फेरे कितने मान लिए N, धारा कितनी मान ली I। ये खेल समझ में आया आपको? यहां तक बोल रहा है कि जब धारा I है तो चुंबक क्षेत्र कितना है B। और बच्चों आपको परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र तो पता ही होगा। क्या सूत्र है, क्या सूत्र है, मुझे नहीं लगता आपको याद है। म्यू नॉट NI/L, याद है ना कैसे निकाला था। परिनालिका बनाई, वो बंद पृष्ठ बनाया, 4 हिस्सों में तोड़ा, 3 जीरो हो गए, 1 बच गया था, B बाहर आ गया था, फिर इंटीग्रेशन DL हो गया था, और म्यू नॉट सिग्मा I NI हो गया था। आपको याद भी है शायद ना, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों नई स्थिति की अगर हम बात करें, नई स्थिति में क्या बोल रहा है कि क्षेत्र तो यही रहे। पहले इसे मान लो B1 और इसे मान लो B2, बाद में बोल दूंगा कि B1 और B2 बराबर है। पहली कंडीशन में फील्ड मान लिया मैंने B1 म्यू नॉट NI/L। दूसरी में अगर मैं B2 मानूं तो म्यू नॉट तो अपना है ही है। क्या क्या डबल किया बच्चों? फेरे डबल, मतलब 2N। करंट कितना बदला जाए I' निकालना है, और लंबाई भी बच्चों आपने डबल ही की है। मेरे बातों को आप बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करिए। नॉर्मल कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र B1 था, तो B1 का सूत्र हुआ म्यू नॉट NI/L। फिर बोल रहा है कि लंबाई और फेरे डबल कर दें, तो करंट में क्या बदलाव करूं कि फील्ड उतना ही रहे। B2 मान लिया, जो बदले वो जो बदल दिया। इक्वेशन नंबर 2 है। पर अगर मैं प्रश्नानुसार बात करता हूं तो बच्चों फील्ड नहीं बदला, यानी कि B2 और B1 बराबर हैं। दोनों की वैल्यू अगर इसके अंदर जमाई जाए तो म्यू नॉट, देखो 2 ने 2 को मार दिया बच्चों, तो ये बचा NI'/L, और B1 है बच्चों म्यू नॉट NI/L। म्यू नॉट ने म्यू नॉट मार दिया, N ने N मार दिया, L ने L मार दिया। तो जो करंट है I' वो बच्चों I के बराबर होना चाहिए। मतलब करंट में कोई बदलाव करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं है। एक्चुअल में क्या लॉजिक लगा बच्चों कि फेरे ऊपर थे और लंबाई नीचे थी, तो फेरे डबल तो लंबाई भी डबल, 2 ने 2 को मार दिया, फील्ड में कोई बदलाव ही नहीं हुआ एक्चुअल में। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B है, टोरॉइड की एकांक लंबाई के फेरे स्मॉल n है, धारा I है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा बच्चों? अरे ये तो आपको मूर्ख बना रहा है भाई। आपको याद है ना कि परिनालिका और टोरॉइड दोनों में, परिनालिका और टोरॉइड दोनों में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो अक्ष के अनुदिश बनता है, और अगर कहीं बाहर वगैरह की बात करवाता है तो फील्ड कितना आएगा बच्चों? 0। अब चाहे ये जो बदलाव कर ले, इसका आंसर 0 ही रहेगा। आप चाहो तो नोट लगा के लिख सकते हो इसको कि परिनालिका व टोरॉइड में अक्ष के अनुदिश ही क्षेत्र बनता है, और बाहर क्षेत्र बच्चों कितना आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक चल कुंडली धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाए? बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ट्राई करवा रहा है कि जो चल कुंडली धारा मापी है, हाउ कैन आई चेंज
एक गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाए? तो बच्चों आपको याद होगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। आपको इसकी वैल्यू भी बच्चों याद होनी चाहिए, RH इक्वल टू V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। और धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम समांतर क्रम में अल्पमान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। और लास्ट जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो 13 है, वो कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना है। बच्चों आपको पता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है उच्च, और आदर्श है तो उच्च बड़ा हो जाएगा अनंत, और अमीटर का होता है निम्न कम छोटा, जो कितना हो जाएगा 0। तो आदर्श वोल्ट मीटर का तो है अनंत, और आदर्श अमीटर का है बच्चों 0। कहानी समझ में आई? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज हमने 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत स्लो और बहुत ढंग से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, छूटना नहीं चाहिए। बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इन 13 क्वेश्चन संबंधी कोई भी आपको समस्या हो तो वो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी बच्चों अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, चलो मिलेंगे बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।